हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी सही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। ठीक है, मैं आपका अनुज गुप्ता, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनुज गुप्ता पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपने थंबनेल देख भी लिया होगा, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 2019 सीटेट का पेपर, जो भी उसमें मैथ का पार्ट आया है, मैथ का पोर्शन, जितने भी सवाल आए हैं, आज उन्हीं को आप सभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैथ का पोर्शन जो है काफ़ी आसान आता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि लैंग्वेज आपकी थोड़ी बड़ी करके देता है, बट उनका सॉल्यूशन बहुत ही आसान होता है। कुछ ही क्वेश्चन में आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, नहीं तो बेसिकली आपके क्वेश्चन देख के इसके आंसर निकल कर आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो आप सभी घर पर अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। काफ़ी बच्चों की शिकायतें आ रही हैं कि जी हमारे तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई बंद हो गई है। तो यार ये एक्सक्यूज़ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जब कोचिंग्स वगैरह खुलते हैं तब आप कहते हैं कि सर सारा टाइम कोचिंग में चला जाता है, टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए। और अब लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी घर पर हैं, अब आप कहते हैं कि सर हमारी अब भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो यार आपको कौन सा टाइम चाहिए फिर पढ़ने के लिए, उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये सब तो फालतू के एक्सक्यूज़ होते हैं। प्रॉपर टाइम मिल रहा है, अच्छे से अपनी स्टडी को टाइम दो, 7-8 घंटे पढ़ो घर पर रहकर आराम से। आपको और कुछ काम तो होगा नहीं, घर का काम करना है, निपटा के अपने पढ़ाई करो। जितना आप इस टाइम जितना जो रिवाइज कर जाओगे उतना आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम, तो देखो होने ही है, आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसका आपको ही बेनिफिट मिलेगा अगर आप इस टाइम में पढ़ लेते हैं। इस लॉकडाउन का फ़ायदा बेसिकली जो हुआ है मोस्टली वो स्टूडेंट को ही हुआ है जो पढ़ने वाले हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इसका फ़ायदा उठा भी रहे हैं। वो अच्छे से अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सब सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम भी दे रहे हैं और अच्छे से उनको रिवाइज़ कर रहे हैं। नोट्स को 2-3 बार रिवाइज़ कर भी चुके हैं। जो वीक सब्जेक्ट है उस पर काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यार कि आप लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, अच्छे से पढ़िए। एग्ज़ाम आने वाला है शायद का 5 जुलाई को जैसे डेट है, अभी तक तो कोई एक्सटेंड नहीं हुई है उसमें, तो 5 तारीख को जैसा होना बता रहे हैं। तो 5 तारीख को ही एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेशन चलाया है कि आपके मैथ के पार्ट जो भी है उसकी प्रैक्टिस कराई जाए। 2 वीडियो हम इसकी ला चुके हैं, तो ये तीसरी वीडियो है और उसमें आज हम सारे 2019 के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सबको डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्जॉय करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखना। क्लियर है, सारे क्वेश्चन हमने शॉर्ट ट्रिक मेथड से ही सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन में लिखने पड़ेंगे, नहीं तो सब बेसिकली ऐसे ही सॉल्व हो जाने हैं। ठीक है भाई, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर है, और वीडियो आने में एक दिन का गैप हो भी जाता है, मुझे भी कुछ काम रहते हैं अपने, वो भी करने होते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियो आने का। लेकिन मुझे ध्यान पूरा रहता है कि आप लोगों के लिए वीडियो डालनी है और मैं उसके लिए पूरी मेहनत करता भी हूँ डालने के लिए। जितनी मुझसे हो पाती है, तो अपने कुछ काम भी करने होते हैं, उसके साथ साथ मुझे आप लोगों के लिए वीडियो भी बनानी होती है। क्लियर है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम है, जब तक मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालूंगा कि आपके मैथ की तैयारी करा दी जाए। ठीक है भाई, चलिए तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपनी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, अब ये देखिए सीधा सीधा स्टेटमेंट दे रखी है आपको, स्टेटमेंट पढ़िए और इसको बाई ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या दिया उसने कि मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ। ठीक है भाई, समझ में आ गई। दूसरा स्टेटमेंट उसने दिया है कि दाएं के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, आप सबको पता होगा, जो खुद से कटे और 1 से कटे। ठीक है, और तीसरी स्टेटमेंट दी है कि अंकों का योग 3 और 4 का गुणज हो, मतलब जो अंकों का योग होगा वो 3 और 4 का मल्टीपल होना चाहिए आपको। अब आइए जरा ऑप्शन चेक करते हैं, ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही होते हैं। अब देखो सारे ऑप्शन में सब 2 अंकों की संख्या आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है भाई, दूसरी स्टेटमेंट कि दाईं ओर इकाई के स्थान पर जो अंक है वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो पहले ऑप्शन में 3 और 5 ये भी अभाज्य संख्या दोनों। 1 3 ये नहीं है। अब क्यों नहीं है, आप सब कहेंगे कि 1 तो अभाज्य संख्या होती है, नहीं। जो 1 होता है आपका, 1 आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो आपका हो ही नहीं सकता। तीसरा 5 7 ये भी अभाज्य संख्या। फोर्थ ऑप्शन 2 3 ये भी अभाज्य संख्या है। तो दूसरे ऑप्शन छोड़कर तीनों जो ऑप्शन आपके बचते हैं वो ऊपर की दोनों स्टेटमेंट आपकी सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर है,
अब थर्ड स्टेटमेंट पर आते हैं कि जो अंकों का योग है वो 3 और 4 का गुणज होना चाहिए। पहले ऑप्शन को अगर आप देखेंगे, इसके अंकों का योग अगर आप करते हैं तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। क्या ये 3 और 4 का गुणज नहीं, ये 4 से तो करता है लेकिन 3 से नहीं करता, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी कट गया। दूसरा पहले से ही कट चुका है। थर्ड ऑप्शन देखो 5 और 7, इसके अंकों का योग कितना होगा 7 और 5 12, और 12 क्या है 3 और 4 का मल्टीपल भी है, ये 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो 57 ऐसी संख्या है जो तीनों स्टेटमेंट को हमारी क्या करती है सेटिस्फाई करती है, तो 57 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, कि एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर निम्नलिखित रूप से दे रखी है उसने, कि भाई अगर आप 2 घंटे तक कोई भी व्हीकल अपना पार्क करते हो पार्किंग में तो 50 रुपये लगेगा किराया। 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक कितना लगेगा 75। 5 घंटे के पश्चात कितना लगेगा 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा कितना 10 रुपये। फिर फोर्थ स्टेटमेंट दिए कि 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक कितना लगेगा 150 रुपये। और जो लास्ट स्टेटमेंट दी है कि 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक कितना 250। ये आपको उसने स्टेटमेंट दे रखी है। अब जरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में उसने बोला क्या है भाई, कि राजीव ने अपनी कार 7 AM पर पार्क की और उसे उसी दिन ही लेने वह 4:30 PM पर आया, तो उसे कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। अब देखो 7 बजे से 4:30 बजे तक, ये सुबह का टाइम है AM और ये क्या है PM, तो उसे कितना टाइम हो गया टोटल मुझे ये बता दो बस। 7 से 4:30 बजे तक, सुबह के 7 से दोपहर के 4:30 बजे तक कितने घंटे होते हैं, देखो 7 से पहले 12 बजे हो गए, 5 घंटे तो एक हो गए और 4:30 घंटे ये हो गए, तो कितना हो गया टोटल 9.5 घंटे। तो 9.5 घंटे उसकी कार जो है पार्किंग में खड़ी रही, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे अब 9.5 घंटे के लिए। तो अब जरा स्टेटमेंट पर आ जाओ, देखो अब इसकी जरिए वाली स्टेटमेंट देखो कि 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक, तो हमारे कितना टाइम लगा है 9.5 घंटे, तो ये 8 घंटे से तो ऊपर है और 12 घंटे से कम है, तो इस ड्यूरेशन के लिए हमको कितने रुपए रेंट देना पड़ेगा, वहाँ पर किराया देना पड़ेगा 150 रुपीज़। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 150 रुपये। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, देखने में देखो इतना बड़ा लग रहा था, बस आपको यहाँ पर क्या करना था टाइम काउंट करना था कि कितने टाइम तक उसकी कार पार्किंग में रही है, तो 9.5 घंटे तक रही है। तो डी स्टेटमेंट जो इसने दे रखी थी आपको कि 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक कितना रुपये देना है 150 रुपये, और ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है ना, देखो आसान क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन बड़ा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर इसको ऑप्शन पर डिस्कस करेंगे। उसने बोला है कि एक 5 अंकों की संख्या में दाएं के स्थान का जो अंक है वो 8 है, और इकाई के स्थान का जो अंक है वो दाएं के स्थान के अंक का 1/4 है। कहने का मतलब ये है कि देखो ये नंबर है कोई, तो कैसे काउंट करते हैं, ये इकाई और ये दाई। तो दाएं के स्थान का अंक कितना बोला है इसने, दाएं के स्थान का अंक बोला है इसने 8, ये दाएं का अंक हो गया 8, और जो इकाई के स्थान पर अंक है वो दाएं के स्थान का 1/4 है। तो 8 का 1/4 आप जब आप करेंगे 8 का 1/4 तो कितना होगा 2 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो भी नंबर है 5 अंकों का, इसके इकाई के अंक पर तो 2 आना है और दहाई के अंक पर कितना आना है 8 आना है। क्लियर है। तो अब जरा हम देख लेते हैं, पहले इन दो स्टेटमेंट को चेक करते हैं ऑप्शन पे, यानी कि लास्ट में जो 2 नंबर आएंगे वो क्या आने चाहिए हमारे 82 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो कट गया, लास्ट में कितना आ रहा है देखो 28 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 82, तो ये ऑप्शन गलत और लास्ट वाला ऑप्शन गलत। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके हो ही नहीं सकते, यानी कि दूसरे और तीसरे में से ही आपका कोई आंसर हो सकता है। तो पहली तो स्टेटमेंट तो हमारी सही हो गई। अब जरा अगली स्टेटमेंट देखते हैं। फिर उसने बोला है कि हजार के स्थान पर अंक 0 है, हजार के स्थान पर। तो देखो पहला ऑप्शन तो कट ही गया ना, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1000 के स्थान पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और स्टेटमेंट भी क्या बोल रखा है 0 बोल रखा है। तो इसका मतलब सेकंड जो आपका ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आके आपको पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी फंस रहा था हमारा, तो तीसरे ऑप्शन में 1000वें स्थान पर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए।
तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। यहाँ पर 1000वें स्थान पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए? 0। तो इसका मतलब सेकंड जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 60,482। आई होप समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? आरोही क्रम क्या होता है भाई? आरोही क्रम होता है कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा। आरोही क्रम ये तो होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो हमको इनको अरेंज करना है। करो भाई इनको अरेंज। अरेंज कैसे करेंगे? तो पहले सबसे छोटा, पहले नंबर में यहाँ पर ही मार्क करता हुआ चलूँगा। तो सबसे छोटा हमको दिखाई दे रहा है ये वाला नंबर, ये आएगा पहले नंबर, क्योंकि 0.77 है और सब नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 7 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहले नंबर पर तो आएगा ये। अब बचे तीनों चारों नंबर। अब इनमें देखो भाई, देखो सब 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो कंपैरिजन करनी है हमको वो पॉइंट के बाद वालों से करनी है। तो अब बताओ दूसरे नंबर पर क्या आएगा? अब देखो पॉइंट के बाद 0, 7, यहाँ पर है पॉइंट के बाद 7, यहाँ भी पॉइंट के बाद 7, तो ये तो बड़े हो गए। तो 0.07 और 0.007, तो मुझे इनमें बताओ कि इन दोनों में कौन सा छोटा है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? 0 और फिर 7, और यहाँ पर क्या आ रहा है? पॉइंट के बाद 2 0 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये छोटी संख्या है। ठीक है, इन दोनों में छोटी कौन सी है? 7.007। क्लियर है? तो ये आ गई दूसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर क्या आएगी? ये वाला नंबर आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, और जबकि हमारे पास दोनों जो ये नंबर बच रहे हैं इनमें पॉइंट के बाद 7 7 आ रहा है। तो हमको तीसरे नंबर भी तो बताना था कौन सा नंबर आएगा। तो तीसरे नंबर पर जो संख्या आएगी वो 7.07 आएगी आरोही क्रम में अरेंज करने पर। ठीक है, आए बात समझ में? कर लोगे ऐसा अरेंज? सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 7.07 है। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर तीसरे नंबर पर जो संख्या आएगी वो 7.07 आएगी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रम से 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ठीक है, यानी कि तीनों प्रकार के जो पेन है वो समान संख्या में उसको खरीदने हैं। तो इसके यार दो तरीके, क्या तो आप इसको बाई ऑप्शन से चले जाओ, या फिर ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको करना हो तो 10, 12, 24 जो भी दे रखा है इन सब का आप एलसीएम ले लो। तो 10, 12 और 24 का एलसीएम कितना होगा बताओ? इनका एलसीएम होगा 120। ठीक है, जो एलसीएम होगा इनका वो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब जो भी ये आपका एलसीएम आया है, जो भी आपका ये एलसीएम आया है, इस एलसीएम को जो भी पैकेटों की संख्या दे रखी है इन सब से क्या कर दो? अब डिवाइड कर दो। तो अगर ए टाइप के से आप डिवाइड करोगे तो 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो यानी कि ए प्रकार के जो न्यूनतम पैकेट है वो कितना है? 12। बी प्रकार के पैकेट अगर आप निकालोगे तो 120 को 12 से डिवाइड करोगे 10, और सी पैकेट की संख्या अगर आप निकालेंगे तो 120 को 24 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका ये ऑप्शन है इनमें ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 12, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 5, यानी कि 12, 10, 5 आपकी वैल्यू आनी चाहिए। तो देख लो ये आ गया 12, 10, 5, यानी कि सेकंड इसका ऑप्शन है। अब इसको देखो आप ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हो। ऊपर जो ए की वैल्यू दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी? 10, बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 12, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 5। तो इनमें जो भी पैकेटों की संख्या आ रही है सबकी मल्टीप्लाई करने पर आपकी इक्वल संख्या आनी चाहिए। तो आपका क्योंकि ना समान संख्या में बोला है ना, तो 10 की गुना 12 में करेंगे कितना आएगा? 120। 12 की गुना जरा 10 में करना 120। 24 की गुना 5 में करेंगे 120। तो देखो सबकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 120 आ रहा है, समान संख्या में तो आ रहे हैं। और ये इसने क्वेश्चन में बोला था, और किसी ऑप्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो समान संख्या आपकी नहीं आएगी। तो समान संख्या में करने के लिए इसकी जो पैकेटों की न्यूनतम संख्या हर प्रकार की वो कितनी है? ए के लिए तो कितनी है? 12, बी के लिए 10 और सी के लिए कितनी है? 5। ठीक है, चलिए
तो ऐसा आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे कि मल्टीप्लाई करने पर ऑप्शन में वो सब संख्या क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो अब इस क्वेश्चन को करने के भी 2-3 तरीके हैं आपके पास। तो मैं पहला तरीका बताता हूँ जो आपका बेसिक तरीका है, फिर इसको मैं ऑप्शन से बताऊंगा। आपको ये बताना है कि 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय था, ये आपको बताना है। आप कैसे बताएंगे भी, तो आपको करना क्या है, बस इस समय को पहले बताना है ना, पीछे जाना है। तो क्या करना है, माइनस करना है जो भी गिवन टाइम है 2:58, इसमें से 4 घंटे 59 मिनट माइनस कर दो। अब माइनस कैसे करते हैं टाइम को, कि घंटे में से घंटे माइनस होते हैं और मिनट में से मिनट। अब देखो एक बात ज़रा ध्यान से सुनो यहाँ पर। अब ये दे रखा है 2:58 PM। अब इससे 4 घंटे 59 मिनट पहले जाना है, तो हमारा जो टाइम है वो 12 बजे से पहले पहुंच जाएगा, मतलब AM में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब PM वाला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन तो यहाँ पर कंप्लीटली आपका कट ही गया। अब इसको माइनस प्लस कैसे करते हैं वो देखो। जब भी आपको इस तरीके से माइनस करना हो, देखो यहाँ पर 2 घंटे 58 मिनट है और माइनस क्या करना है, 4 घंटे 59 मिनट। तो 2 में से 4 घंटे हम माइनस कर नहीं सकते। तो इसको अब क्या करना है, ट्रेन जो प्लेटफॉर्म वाला टाइम होता है उसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यानी 2:58 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 बजे के बाद अगर हम टाइम काउंट करते हैं तो 12 13 14, यानी कि 2 जब बजते हैं तो उसको कितना काउंट करते हैं, 14, यानी कि 14 घंटे और 58 मिनट। ठीक है भाई। अब क्या माइनस करना है, क्योंकि 4 घंटे 59 मिनट पहले जाना है, तो 4 घंटे 59 मिनट ये आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, क्योंकि घंटे में से घंटे माइनस करने होते हैं और मिनट में से मिनट। अब एक कंडीशन यहाँ पर ये फंस गई कि भाई 58 में, देखो ये मिनट है और ये आवर है, ठीक है। अब 58 मिनट में से 59 मिनट कैसे माइनस करें, ये तो गलत बात हो गई। तो ऐसे तो माइनस हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी ले लेंगे। तो जब भी मिनट में घंटे में से कैरी लेते हैं तो 1 घंटा कॉमन आएगा, कैरी जो आएगा। और 1 घंटे का मतलब कितना होता है, 60 मिनट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमने यहाँ से 60 मिनट कॉमन ले ली। तो 60 मिनट कॉमन ले ली तो यहाँ पर कितना बचेगा बताओ, क्योंकि यहाँ पर 14 घंटे थे, 1 घंटा मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर कितना बचा, अब यहाँ पर बचा मेरे पास 13 घंटे। 14 घंटे में घंटे का 13 घंटे। और फिर क्या करा मैंने, 60 मिनट इधर ऐड कर दी। तो यहाँ पर कितना था, 58 मिनट। तो 58 मिनट में जब 60 मिनट में ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 118 मिनट। क्लियर है बात समझ में। अब बस अब माइनस कर दो। अब 118 में से 59 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 59 ही तो बचेगा। 59 का डबल ही तो 118 होता है। 118 में से 59 घटाओगे 59 मिनट, और 13 में से 4 घटाओगे 9। तो 2:58 से 4 घंटे 59 मिनट पहले जो टाइम होगा वो 9:59 AM ये होगा। तो इसका मतलब आपका डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। तो आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में भी आया होगा कि घंटे और मिनट को कैसे माइनस करते हैं। जब भी मिनट की संख्या ऊपर कम हो और बड़ी संख्या माइनस करनी हो तो घंटे में से 1 घंटा कॉमन ले लेते हैं। और 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट मैंने कॉमन ले ली, तो 58 मिनट थी पहले, 60 और उसमें ऐड हो गई, कितनी हो गई 118। इधर 14 घंटे थे, 1 घंटा कॉमन ले लिया, कितना बचा 13। और 4 घंटे 59 मिनट आपको माइनस करना था, तो कितना बचा 9 घंटे 59 मिनट, यानी कि 9:59 बजेंगे 4 घंटे 59 मिनट पहले AM में। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रॉपर बेसिक तरीका। अब देखो, अब इसका सेकंड तरीका देखो कि इसको बाई ऑप्शन करना कैसे था। अब आप खुद मेंटली ये सोचो, देखो सेकंड ऑप्शन तो इसका कट ही गया हमारा। अब आप ये सोचो कि हमको 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है ये बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 घंटे 59 मिनट है, इसको जब आप ऑप्शन में ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद कितना टाइम आना चाहिए हमारा, 2:58 आना चाहिए। ये तो मतलब हुआ भाई, क्योंकि हमको देखो अब 2:58 से 4 घंटे 59 मिनट पहले जाना है। तो ये जो ऑप्शन है पहले वाले आंसर तो होंगे कि जो 4 घंटे 59 मिनट पहले जो भी घड़ी में टाइम हो रहा होगा। तो मैं क्या कहता हूँ, इसका उल्टा सोचो आप कि जो 4 घंटे 59 मिनट है, इनको अगर हम ऑप्शन में ऐड करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 2 घंटे 58 मिनट आना चाहिए, यानी कि 2:58 आना चाहिए। ठीक है भाई। अब देखो इसको ऑप्शन से करना कैसे था आपको।
तो देखो यूनिट प्लेस से इसका आंसर आया था 1 सेकंड में, देखते हैं। सेकंड ऑप्शन तो जैसे हमारा कट ही रहा है, इसको तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर 59 मिनट है, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है इसके 9। तो यूनिट प्लेस से इसको पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो वैसे 9 को ऐड करते हुए चले जाओ, और आना कितना चाहिए लास्ट में, क्योंकि 2:58, यानी कि लास्ट में कितना चाहिए 8 आना चाहिए। तो जब वो 59 मिनट को मिनट में जोड़ोगे, यहाँ पर कितना है 1, तो 59 और 1 कितना हो जाएगा 60। तो लास्ट में कितना आ रहा है 0 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 8 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन भी कट हो गया। तीसरा ऑप्शन बनाओ, यहाँ पर कितना है 7, तो 9 और 7, 9 को 7 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 16। लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 8 आना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर कितना है देखो 9 यूनिट प्लेस पर, और यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पर कितना है 9, तो 9 और 9 कितना हो रहा है 18। लास्ट में कितना आ रहा है 8। और देखो यहाँ पर हमें जो टाइम लाना था वो कितना लाना था 2:58। लास्ट में कितना आ रहा है 8। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन डी ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके यूनिट प्लेस को ऐड करने पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, तो विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर हम बता सकते थे यूनिट प्लेस से। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, हल्के जी मैंने ये पिछले साल के क्वेश्चन है, हल्के जी मैंने लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया है, मतलब हल्का सा चेंज कर दिया है बस। लैंग्वेज पैटर्न वही है पूरे क्वेश्चन का, डाटा हल्का सा चेंज कर दिया। क्वेश्चन कही, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2020 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में मेरठ से मुजफ्फरनगर जाने के लिए बैठा। वह ट्रेन मेरठ से 19:45 पर चली और 1 दिसंबर 2020 को 11:45 पर मुजफ्फरनगर पहुंच गई। यदि मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच की दूरी कितनी है 2520 किलोमीटर, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। वैसे है नहीं इतनी, वैसे क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने लैंग्वेज थोड़ी मेरठ मुजफ्फरनगर कर दिया बस। ठीक है, तो 2520 किलोमीटर तो ट्रेन की औसत चाल आपको बतानी है। तो भाई पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि चाल स्पीड, स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस तो आपको यहाँ पर दे रखी है, तो बस आपको करना क्या है इस पूरे क्वेश्चन में टाइम कैलकुलेट करना है। अब टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। उसने बोला 29 नवंबर को चली कितने बजे 19:45। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कब पहुँच रहे हो मुजफ्फरनगर 1 दिसंबर को, कितने दिन लगे 2 दिन, तो यानी कि बीच में 30 आया होगा और फिर 1 दिसंबर आया होगा। 29 नवंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर। तो जब भी आपको ऐसे टाइम कैलकुलेट करना हो तो हमेशा 12 से 12 यानी कि 12 घंटे में कैलकुलेट करो या फिर 24 घंटे में, पूरे दिन का टाइम कैलकुलेट करके चला करो। इससे क्या होता है कि टाइम कैलकुलेट करने पर आसानी होती है। अब देखो 29 तारीख को कितने बजे चली थी वो 19:45। तो यानी कि जब अगला दिन आया होगा तो जब भी तो 19:45 बजे होंगे। ठीक है, ये शाम का टाइम है, घड़ी में ट्रेन का टाइम चलता है वो 12 के बाद 13, 14, 15 में चलता है। तो यानी कि 19:45 मतलब शाम के 7:45। तो जब 29 तारीख को 7:45 पे चली, तो जो अगला दिन है 30 तारीख, उसको भी तो शाम के 19:45 बजे होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना हो जाएगा बताओ। तो ये होगा पूरा एक दिन। तो एक दिन का मतलब कितने हो गए टोटल 24 घंटे। समझ में आ गई बात। अब यहाँ देखो, जब 30 को 29:45 बजे, तो जो 1 दिसंबर है उसको भी तो 19:45 बजेगा नहीं बजेगा। तो अब यहाँ पर बताओ कि 30 से 1 तारीख तक यानी पूरा एक दिन हो गया, तो यहाँ पर भी कितने घंटे हो गए 24। क्लियर है बात। तो टोटल घंटे कितने हो गए 2 दिन में 24, 24, 48 घंटे। यहाँ तक बात क्लियर आ गई। अब आप ये बोलोगे कि सर 1 तारीख को तो वो 11:45 पर पहुंची, और आपने यहाँ पर कितना टाइम ले लिया 19:45। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि जिससे 24 घंटे हमारे पूरे कैलकुलेट हो सके। तो 19:45 मानने पर मेरे पास टोटल कितना टाइम आ गया 48 घंटे। लेकिन 1 तारीख को वो ट्रेन कितने बजे पहुंची है 11:45, और मैंने टाइम कितना लिया है 19:45। तो कितना टाइम एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 8 घंटे। तो बस कुछ नहीं करना, जो भी आपका टोटल टाइम आया है उसमें से 8 घंटे माइनस कर दो, तो कितना बचेगा आपके पास 40 घंटे। समझे बात को। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 29 नवंबर को जब वो 19:45 पर चली और 1 तारीख को 11:45 पर पहुंची, तो हमको टोटल टाइम कितना लगा 40 घंटे।
ये इसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान टाइम होता है कि जो करंट रनिंग टाइम होता है उसी टाइम को लो और जिस भी दिन पहुंच रहे हैं उस टाइम तक आप कैलकुलेट कर लो। टोटल टाइम जो भी आएगा उसमें फिर अपना डेस्टिनेशन का टाइम देख लो कि कितना कम या ज़्यादा आ रहा है। अगर वो कम है तो माइनस कर देंगे, ज़्यादा है तो प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने 19:45 लिया था लेकिन एक्चुअली में पहुंची कब थी वो 11:45, तो मैंने 8 घंटे फालतू ले रखे हैं ना, तो उसको मैंने बाद में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 48 में से 8 घंटे के कितने बचे, 40। तो मेरे पास इस पूरी जर्नी का क्या आ गया, टाइम आ गया कितना, 40 घंटे। सही है बात। चलो अब देखो टाइम आ गया हमारे पास, हमको निकालनी है स्पीड। तो अब सिंपल सा डिस्टेंस कितनी है 2520, टाइम आ गया मेरे पास 40, 0 से 0, 4 से काटेंगे, 4 सिंह 24, 4 तिया 12, तो इसका मतलब 63 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या है, आंसर। क्लियर है बात। चलो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सेम यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है। ये टाइम कैलकुलेट करने वाले ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में कि ट्रेन इतने बजे चली, इतने बजे पहुँच गई, तो बस टोटल टाइम काउंट करना आना चाहिए आप। अब यहाँ पर देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। 21 अगस्त कितने बजे चली है, सॉरी 16:30, ठीक है, प्रस्थान करती है और उसने गंतव्य स्थान पर 23 अगस्त को 8:45 पर पहुंची। अब देखो यहाँ पर एक खुद अंडरस्टूड है कि ये जो 16:30 दे रखा है कि 12 बजे के बाद का टाइम दे रखा है, तो ये PM में चला गया, और ये 8:45 12 से पहले का दे रखा है, इसका मतलब ये AM में चला गया। तो आपको ये काउंट करना है, ठीक है। तो मैं देखो इस क्वेश्चन थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या करता हूँ, जैसे 21 तारीख है, मैं इसको 4:30 PM ऐसे लिख सकता हूँ। अब 21 तारीख है तो 22 तारीख को भी क्या हुआ होगा, 4:30 बजे होंगे शाम के, ये हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना हो गया मेरे पास, 24 घंटे हो गए, ठीक है। अब आपको ये देखना है क्योंकि अब उसने 22 तारीख को 4:30 बज गए, लेकिन जो 23 तारीख का टाइम दे रखा है वो 8:45 AM में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा टाइम चल रहा है PM में और यहाँ पर दे रखा है उसने AM में। तो 22 तारीख हो गई। अब 23 तारीख पर पहुँचेंगे हम। तो 23 तारीख में क्या होगा कि रात को 12 बजे के बाद क्या हो जाएगा, जब रात के 12 बजेंगे तो उसके बाद 23 यानी 23 तारीख वाला दिन चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो कि शाम के 4:30 हैं, इसको पहले 12 तक लेके जाओ, 23 तारीख को रात 12 बजे, यानी कि ठीक है। तो 4:30 से 12 बजे तक रात को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, बताओ बताओ भाई, कितना टाइम लगेगा, 7 घंटे लगेंगे, नहीं लगेंगे। 4:30 से 12 बजे तक कितने घंटे बैठते हैं, 7.5 घंटे तो बैठेंगे, यानी कि इसको शाम को 4:30 से रात को 12 बजे तक पहुंचने में कितने घंटे लगे, 7.5 घंटे। तो 24 घंटे तो ऊपर पहले हो चुके थे और 7.5 घंटे ये हो गए, तो कितने हो गए भाई, 24 और 7 कितना हो गया, 31 घंटे 30 मिनट। समझे बात को यहाँ तक, 31 घंटे 30 मिनट हो गया रात के 12 बजे तक 23 तारीख को। लेकिन हम 23 तारीख को सुबह कब तक पहुँचा है उसने, 8:45। तो जब रात के 12 बज चुके और आपको कहाँ जाना है, सुबह 8:45 पर, तो कितने घंटे और लगेंगे, 8 घंटे 45 मिनट आपको और लगे। तो 31:30 में आप क्या करेंगे, 8 घंटे 45 मिनट और जोड़ देंगे, तो 31 और 8 कितना हो जाएगा, 39 घंटे, और ये 45 और 30 कितना हो जाएगा, 75, यानी कि 39 घंटे 75 मिनट। और 75 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 15 मिनट, तो 1 घंटा आ जाएगा इधर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 घंटे 15 मिनट। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। समझे बात को। या फिर अगर ऐसे नहीं सोच सकते तो ऐसा समझ लो, एक तरीका और बताता हूँ, देखो मैं थोड़ा टाइम पर कैलकुलेट करो कि कैसे करना है, क्या तो 24 घंटे पर करो या फिर आप 12 घंटे पर करो। अब देखो 21 तारीख को 4:30 PM, फिर 22 तारीख को भी क्या होगा, शाम के 4:30 PM, ठीक है। अब अगला जो जाना है वो अगला PM पे नहीं जाना, हमको AM पर जाना है।
सुबह के टाइम पर जाना है, ये हमारा दोपहर का टाइम चल रहा है। तो ये तो हमने पूरा पूरा दिन का काउंट करा, तो यहाँ पर कितने घंटे हो रहे हैं मेरे, 24 घंटे। तो अगर मैं 12 घंटे की बात करूँ, तो जैसे दोपहर के 4:30 बज रहे हैं, तो अगर मैं 23 तारीख को सुबह के 4:30 बजे की बात करूँ AM, तो यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे लगेंगे उसको, 12 घंटे लगेंगे नहीं लगेंगे बताओ, लगे 12 घंटे। तो टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हमारे पास 36 घंटे। ठीक है, अब 4:30 AM बज गए 23 तारीख को। ठीक है, लेकिन जाना कहाँ पर है मुझे, जस्ट अ मिनट, लेकिन जाना कहाँ पर है मुझे, यहाँ पर 8:45 पर। तो 4:30 सुबह के हो गए और मुझको 8:45 पर जाना है, तो कितने घंटे और लेंगे मुझको, 4 घंटे 15 मिनट और लगेगी 4:30 से सुबह के 8:45 पर जाने में। तो इसको ऐड करो तो 36 और 4 कितना हो गया, 40, यानी कि 40 घंटे 15 मिनट। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो पहले मैं पूरे दिन पर गया तो 24 घंटे, फिर आधे टाइम पर जा रहा हूँ, देखो PM से AM पर जा रहा हूँ, यानी कि दोपहर के 12 से सुबह के वो दोपहर के 4:30 से सुबह के 4:30 तक जा रहा हूँ। तो मतलब कितना आ गया, 12 घंटे। तो 24 और 12 कितना हो गया, 36। लेकिन मुझे एक्चुअली में कितने टाइम तक जाना है, 8:45। तो 8:45 से कितना टाइम और लगेगा, यानी 4 घंटे तो सीधे सीधे हो गए और 15 मिनट और, तो 4 घंटे 15 मिनट। तो 36 में 4 घंटे 15 मिनट ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 40 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगी टाइम कैलकुलेट कैसे करना है, क्या तो 12 पे करो या फिर 24 घंटे पे करो पूरा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग, यानी कि 1/6 आधे वृक्ष अशोक के हैं, यानी कि 1/2, और शेष वृक्ष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है, 5 है, तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो पहले इनको ऐड कर लो, 1/6 + 1/2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 3 और 1 4, 4/6, और इसका मतलब 2/3। तो ये जो 2/3 है ये हमारे पास रिमेनिंग है, और ये किसके हैं हमारे पास, यूकेलिप्टस के। इसकी संख्या हमको बतानी है, क्लियर है बात। तो इसमें हमको फोकस करके चलना है 2/3, यानी 2/3 की हमको वैल्यू निकालनी है। तो इन सबको हटा दो, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो उसने बोला है कि नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है, 5, और नीम के वृक्ष ऊपर कितने दे रखे हैं इसने, 1/6, 1/6। तो 1/6 की उसने वैल्यू दे रखी है 5, क्लियर है। और आपको बताना है यूकेलिप्टस के कितने हैं हमारे पास, 2/3। ठीक है, नहीं नहीं 2/3 नहीं है, सॉरी, उसने शेष बोले है ना उसने, और इसको एक मिनट दोबारा समझा देता हूँ, सॉरी सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में। देखो 1/6 + 1/2, ये तो हमारे पास नीम के थे और ये हमारे पास अशोक के थे। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 4/6। यहाँ पर 3 से जब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 2/3। ये तो हमारे पास टोटल दोनों का कॉम्बिनेशन आया कि नीम और अशोक के दोनों के पेड़ मिला के कितने हैं हमारे पास, 2/3। तो अगर यूकेलिप्टस के पेड़ निकालने हैं तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, 1 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में जा रही है। तो 1 में से माइनस करेंगे तो इन दोनों को ही आपस में माइनस कर दो, कितना बचेगा, 1/3। तो यूकेलिप्टस की जो वृक्षों की संख्या है वो कितनी है हमारे पास फ्रैक्शन में, 1/3। इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना 1/3 को। अब देखो हमको उसने क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि जो नीम के पेड़ हैं उनकी संख्या कितनी है, 1/6, और क्वेश्चन में संख्या कितनी दे रखी है, 5। आपको वैल्यू निकालनी है, वो निकालनी है 1/3 की।
ये तो यूकेलिप्टस के पेड़ थे हमारे पास। तो 1/6 की वैल्यू जब 5 है तो 1/3 की वैल्यू कैसा आएगी, अब आप खुद समझो ज़रा। देखो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 की मल्टीप्लाई इधर और 2 की मल्टीप्लाई इधर, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, 2 से 6 कितने बार कटेगा, 3 बार। तो कितना आ गया 1/3, और इधर कितना हो गया 10। और 1/3 की तो वैल्यू निकालनी थी मुझे, तो 1/3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 10 आ गई। तो इसका मतलब यूकेलिप्टस के जो पेड़ हैं वहाँ पर वो कितने हैं, 10 हैं। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्लियर है बात। चलो इसको वैसे ही मान सकते हैं। देखो अगर फ्रैक्शन में नहीं करना चाहते तो मैं एक तरीका और बता देता हूँ। जैसे फ्रैक्शन देखो कितना है कि 1/6 और 1/2। तो जो डिनोमिनेटर आता है इसका आप एलसीएम ले लो। 6 और 2 का एलसीएम कितना है 6। तो मैंने क्या करा कि टोटल पेड़ कितने मान लिए मैंने, उस भाग में जो टोटल पेड़ है वो 6 है। 6 में से 1/6 तो नीम के हो गए, एन मतलब नीम। तो 6 का 1/6 मतलब 1। 1/2 किसके हो गए, अशोक के, यानी कि आधे। तो 6 का आधा मतलब 3। तो 1 पेड़ नीम का और 3 पेड़ अशोक के, टोटल कितने हो गए 4। तो यूकेलिप्टस के कितने बचे हमारे पास 2, क्योंकि टोटल पेड़ कितने हैं 6 है। क्लियर है। अब देखो, अब क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है वो नीम के पेड़ की संख्या कितनी दे रखी है 5, और यहाँ पर कितनी आ रही है 1। तो मतलब 1 की वैल्यू दे रखी है हमको 5, और यूकेलिप्टस के पेड़ों की संख्या निकालनी है, वो कितनी है हमारे पास 2। तो जब 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। और ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाली संख्या आती है उसको फ्रैक्शन में नहीं करना चाहते अगर आप, तो डिनोमिनेटर पर जो भी संख्या आती है उसका एलसीएम मान लो। एलसीएम कितना आ गया 6, तो मैंने ये मान लिया कि टोटल जो पेड़ है वहाँ पर वो 6 हैं। इसमें से फिर मैंने इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जैसे क्वेश्चन में बोला था। तो नीम के पेड़ की संख्या कितनी आ गई 1, 1 की वैल्यू दे रखी है 5, यूकेलिप्टस की वैल्यू बतानी है वो कितनी है हमारे पास 2। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को काफ़ी लंबे लंबे तरीके से करते हैं लोग बाग, जबकि इतना कुछ क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है। अब उसने ये बोला है कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य होने वाली ऐसी संख्या कौन सी होगी इन ऑप्शन में से। तो 1 से लेकर 10 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये 1 से भी कटनी चाहिए, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी और 10 से भी। ठीक है। तो आधे बच्चे तो इसमें क्या करते हैं कि इन सब का एलसीएम निकालना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको एलसीएम वाला मेथड ही बताऊंगा, लेकिन इसको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको थोड़ी सी डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर पता हो। सबसे इम्पोर्टेंट आपको 9 और 3 इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल तो आपको पता होना ही होना चाहिए। ठीक है भाई। तो देखो, तो अगर उसने ये बोला है कि जो संख्या होगी, देखो इन ऑप्शन में ऐसी तो संख्या होगी, इन ऑप्शन में ऐसी वो संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या हमको देखनी है। तो जब 1 से लेकर 10 तक डिवाइड हो जाएगी तो भाई इसका मतलब ये भी तो है कि वो संख्या 9 से भी तो डिवाइड होगी, लेकिन 9 से भी डिवाइड हो रही होगी, 8 से भी डिवाइड हो रही होगी, 7 से भी। ठीक है। तो हमको किसी से मतलब नहीं होता, सबसे पहले 9 पे देखा करो। अगर कहीं क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें क्या आ रहा हो 9 आ रहा हो। ठीक है। तो अगर 9 आ रहा है तो सबसे पहले ये देखो कि संख्या 9 से भी तो कटनी चाहिए, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, विभाजकता का नियम, कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा तो वह संख्या 9 से कम्प्लीटली कटेगी। तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन तो खुद दे ही रखा है कि 9 से भी कटनी चाहिए, तो बस जो ऑप्शन है उसमें आप अंकों का योग करके देख लो कि वो संख्या 9 से कट रही है या नहीं कट रही। तो पहले ऑप्शन में 6 4 10, 10 9 से कटता है नहीं कटता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब तीसरे में देखो 10 दे रखा है, 10 तो कटेगा ही नहीं, 100 भी नहीं कटेगा, तो इसकी मजबूरी बन गई सेकंड ऑप्शन की सही होना। 2520 ये संख्या 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से कटेगी ही कटेगी। अब चाहे देखो 9 से भी कट रही है, अंकों का योग करो कितना हो जाएगा, 2 और 5 7 और 2 9, और 9 तो 9 से कटता ही है। इसका मतलब सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर है, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर थोड़ा सा भी पता है तो। ठीक है भाई। अब किसी भी नंबर से चेक कर लो, ये नंबर सबसे कटेगा, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 10 से भी, 9 से भी, 7 से भी, 8 से, सबसे नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है। तो देखो अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया और 1 से 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है। ये तो था इसका तरीका करने का। अब मैं इसको एल्सियम तरीके से ही बता देता हूँ। अगर आपको एल्सियम निकालना है तो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और 10। अब देखो मेरा एलसीएम निकालने का तरीका थोड़ा अलग होता है। आप पहले दो ऐसे नंबर पकड़ लो जिनका एलसीएम निकालना आसान हो। बड़े नंबर को पहले देखा करो। तो अगर मैं 8 और 10 को देखूँ यहाँ पर, तो इन दोनों का एलसीएम होता है 40। ठीक है भाई, 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा 40। 40 8 से भी कट रहा है और 10 से भी। अब ये जो एलसीएम आया, देखो इन दोनों का रोल तो खत्म हो गया, क्योंकि एलसीएम क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है भाई, अब जो बचे कुचे नंबर है, अब इनमें देखो ये 40 किस किस से डिवाइड हो रहा है। 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जिससे डिवाइड हो रहा है उसको हटा दो। क्लियर है बात। अब देखो अब किस किस से नहीं कट रहा, 3 से, 6 से, 7 से और 9 से। तो देखो 7 तो ऐसा प्राइम नंबर है, 7 से तो कट नहीं रहा। तो जिससे नहीं कट रहा उससे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 7। अब मैंने यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 7 चौक 28, 280। 7 से भी ये नंबर कम्प्लीटली अब कट जाएगा, तो 7 को भी हटा दो। क्लियर है बात। फिर आ रहा है 9। अब 9 से नंबर कट रहा है, नहीं कट रहा, क्योंकि 9 तो यहाँ पर कहीं आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पर 9 को भी लिख दो, ये लिख दिया मैंने 9 को भी। तो अब ये नंबर क्या होगा आपका, जब इस पूरे को 9 से आप डिवाइड करेंगे तो ये नंबर 9 से भी कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक। तो 9 का भी रोल यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या बचे 3 और 6। अब देखो जब यहाँ पर 9 आ गया तो यानी कि ये संख्या 3 से तो कटेगी कटेगी, क्योंकि 9 तो 3 से कट जाता है, तो 3 का रोल भी खत्म। अब क्या बचा 6। 6 का मतलब क्या होता है कि जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो 2 से तो ये 40 कट जाएगा और 3 से 9 कट जाएगा, तो यानी कि ये संख्या क्या होगी अब 6 से भी डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बस ये आपके पास नंबर लिखा हुआ है, अब ये क्या आ गया आपके पास, सीधा सीधा एलसीएम आ गया। अब ये एलसीएम इसकी मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही आपका आंसर। तो कितना हो जाएगा बताओ, 7 9 63। तो 40 गुना 63। अब 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, 4 3 24 और 1 25 और लास्ट में 0। तो देखो 2520 ही तो आ रहा है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर था 2520। तो 2520 ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से क्या होगी, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम तरीका। अब नॉर्मल आपका जो फैक्टर मेथड होता है उससे भी कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, यही आएगा 2520। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आयत के ऊपर आपके क्वेश्चन में मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो आयत और वर्ग के ऊपर ही आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आयत के ऊपर है कि एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ को मोड़कर कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो इसका मतलब दोनों के पेरीमीटर क्या होते हैं, समान होते हैं। तो तार की लंबाई कितनी थी 180 मीटर थी, इसको मोड़कर आयत बना दिया। तो आयत बना दिया मोड़कर, तो मतलब पेरीमीटर की बात कर रहा है। तो पेरीमीटर क्या होता है आयत का, 2L + B। ठीक है, पेरीमीटर है कितना 180 बराबर 2L आपसे लंबाई पूछिए, चौड़ाई कितनी है 30। तो 2 से काटेंगे 90 और 30 इधर आके माइनस, तो यानी 90 में 30 गए 60। तो लंबाई कितनी आ गई 60 आ गई। तो आयत की जो लंबाई है वो कितनी है 60 है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जब भी ये चीज़ को मोड़कर दूसरी चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है तो हमेशा वहाँ पर पेरीमीटर हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम देखो ये क्वेश्चन, नेहा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और 160 रुपये का धन है तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को करने मत बैठ जाना, इस क्वेश्चन को सिंपल सा ऑप्शन पिक करो और आपका आंसर, मतलब टोटल पैसे कितने होने चाहिए उसके पास, 160 रुपये उसके पास होने चाहिए। अब 160 रुपये, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है कोइन की संख्या उसने दे रखी है। तो अगर मैं पहला ऑप्शन पकड़ता हूँ कि ये 5 रुपये की संख्या 15 और 10 रुपये की संख्या कितनी है 10, तो ज़रा काउंट करना कितने पैसे बैठेंगे। अगर 15 कोइन 5-5 रुपये की है तो कितने पैसे हो गए, 15 पंजे 75, और 10-10 रुपये कितनी कोइन है 10, 10 धाम 100, कितना हो रहा है 175। 175 रुपये बैठ रहे हैं, जबकि होने कितने चाहिए 160। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन तो कट गया। दूसरा ऑप्शन देखो कि 5 के सिक्के 20, 10 के सिक्के 5, काउंट करो 20 की 5 में करेंगे कि 5-5 रुपये की 20 कोइन है तो 20 पंजे 100, 10-10 रुपये की 5 कोइन है मतलब 10 पंजे
50 कितना हो गया 150। पैसे होने कितने चाहिए 160, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखो, ये 18 और ये 7, मतलब 5 रुपये की चुकी संख्या कितनी है 18, तो 18 पंजे 90 रुपये तो यहाँ से हो गए। 10 रुपये के सिक्के कितने कोई नहीं, 7 10 सत्ते 70, कितने हो गए 160, और 160 रुपये आपके पास होने चाहिए। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 18 और 10 के सिक्कों की संख्या कितनी है 7, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 18 और 7। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को काफ़ी बच्चे गलत करके आए थे। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपने क्या करा है कि जो आधे बच्चे करके आए थे कि भुजा 4 सेंटीमीटर है और 4 बराबर भागों में इसको बांट दिया, तो ये 4 का भी, इस 4 को भी जो भुजा दे रखी थी इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, तो कितनी आ गई भुजा। तो सबने ये माना है कि छोटे वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर लगा के आ गया, जबकि 1 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ठीक है, करना कैसे था देखो, अभी इनको भूल जाओ कितने भागों में कट करा, उसको बाद में देखो। अभी वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है उसने 4, और वर्ग का जो एरिया होता है साइड का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ गया। ठीक है, तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 16। फिर उसने क्या करा, इस बड़े वर्ग को, जो बड़ा वर्ग था इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो हमेशा ध्यान रखना कि वर्ग को जब भी ऐसे 4 बराबर भागों में बांटेगा तो हमेशा मिड पॉइंट से कट लगाने पड़ेंगे हमको, ऐसे। तो जब ये 1 2 3 4 तब जाके 4 बराबर भागों में ये डिवाइड होगा। तो बस आपको यहाँ पर ये करना था कि यार बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 16, छोटे प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल मुझको बताना था। तो बस कुछ नहीं करना, जितने भाग में डिवाइड करा है उससे डिवाइड कर दो। 4 भागों में तो डिवाइड करा है, 4 से काटोगे, 4 चौक 16 मतलब 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था ना वो था 4 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 4 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, एक तरीका तो ये था इसको करने का कि बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालो और जितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है उससे उस क्षेत्रफल को डिवाइड कर दो, तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास निकल कर आ जाएगा। या फिर एक तरीका और देखो, ऐसा वर्ग बनाओ 4 बराबर भागों में बांट रहा है, तो मैंने क्या बोला कि मिड पॉइंट से इसको कट लगाने पड़ेंगे। पूरी लेंथ ये 4 दे रखी है, तो जब हमने कट लगा दिया मिड पॉइंट से, तो ये भी 2 ये भी 2, ये सब भुजा कितनी हो गई 2 2 की हो गई। ठीक है, ये सब जितनी भी दे रखी है, तो जब भी तो जाके 4 बैठेगा। देखो छोटे वाला वर्ग पकड़ो, ये 2 और ये 2, तभी तो पूरी भुजा 4 बैठेगी। वर्ग की चारों भुजा क्या होती हैं सेम होती है, तो प्रत्येक जो छोटा वर्ग है सबकी भुजा कितनी हो गई 2, और जब छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे तो भुजा का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका मतलब छोटे वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 4 है। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, भुजा एक एक नहीं बनेगी, भुजा क्या होगी 2 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 4 थी 20 से कट मारा तो 2 इधर 2 इधर, ऐसे ऊपर 2 इधर 2 इधर, तो प्रत्येक छोटे वर्ग की भुजा जो होगी वो होगी 2 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा का स्क्वायर मतलब 4 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अभी देखो ये स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है कि सही कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या के ऊपर स्टेटमेंट दे रखी है, तो अभाज्य संख्या की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो चलो अभी देखते हैं कितना पता है। पहला, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये एकदम करेक्ट बात है। तो जो अभाज्य संख्या होती है उसके सिर्फ मेन जो डेफिनेशन होती है प्राइम नंबर की यही होती है कि उसके मैक्सिमम 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, इसे अगर फैक्टर करेंगे तो एक तो 1 आएगा और एक खुद 2 आएगा, 2 ही तो फैक्टर हुए। फिर 5 होता है, देखो 3 होता है 5 होता है, तो 5 के फैक्टर करेंगे एक तो 1 होगा और एक खुद 5 होगा, तो इन 2 से ज़्यादा फैक्टर तो इसके हो ही नहीं सकते। तो जो प्राइम नंबर होता है उसके मैक्सिमम 2 ही फैक्टर आपके हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है, एकदम सही बात है। क्यों, देखो एक तो 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7 होती है।
ठीक है। इसके बाद क्या आएगी फिर 11, तो 2 अंकों की होगी। यहाँ पर क्या बोला है कि 1 अंक की केवल 4 होती हैं, तो हाँ जी बिल्कुल 4 ही होती हैं, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरी स्टेटमेंट दी है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। सभी जो अभाज्य संख्या होती है हमारी वो सभी विषम नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? अगर आपको पता हो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो ऊपर ही लिख रखी है मैंने, क्या होती है? 2 होती है। तो 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो खुद एक सम संख्या है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिख रखा है कि सभी अभाज्य संख्या विषम होती, नहीं, सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं होती। 2 एक सबसे छोटी ऐसी विषम संख्या है जो क्या है? सम है, ठीक है। ये अकेली एक ऐसी संख्या, तो ये स्टेटमेंट इसकी क्या है? गलत है। और आपसे गलती पूछी है, तो थर्ड स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल ऑप्शन के हिसाब से जो क्वेश्चन बोल रहा है गलत वाली, तो ये गलत स्टेटमेंट है और यही आपका क्या है? आंसर है, ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ये आप सब्जी वगैरह खूब खरीदते होंगे, ये प्योर उसी के ऊपर क्वेश्चन है। अब देखते हैं आप सब्जी में कैसा मोल भाव करके कैसा खरीदते हैं, वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखो, अब यहाँ पर सबके रेट दे रखे हैं कि 1 किलो 40 का है आलू, 2 किलो 25 का है गाजर, ये सबके रेट दे रखे हैं और नीचे उसने स्टेटमेंट दिए। अब संजय ने, तो संजय यहाँ पर गलत आ गया, कोई लड़की होनी चाहिए थी, ठीक है। मार्केट में सब्जी वगैरह जो खरीदते हैं लेडीज़ ज़्यादा खरीदते हैं, मोल भाव भी वही ज़्यादा बढ़िया करती हैं, क्लियर है। तो आप कुछ भी अपने पसंदीदा नाम कुछ भी आप दे सकते हो, मैंने दे दिया यहाँ पर नेहा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो उसने क्या, आधा किलो टमाटर, 1/2 kg टमाटर। अब टमाटर का रेट कितना है? 1 किलो कितने के हैं? 40 के। तो आधा किलो कितने के होंगे? 20 के। समझ में आ गई बात? चलो फिर उसने 1 किलो क्या खरीदे? आलू। तो आलू 2 किलो कितने के हैं? 25 के। तो 1 किलो कितने के होंगे? आधा कर दो, तो 25 का कितना होता है? 12.5 रुपये का आलू हो गए। आधा किलो उसने क्या खरीदी? गाजर। अब देखो गाजर मतलब 250 ग्राम कितने की हैं? 20 की। और आधा किलो का मतलब कितना होता है? 500 ग्राम, ठीक है। तो जब 250 ग्राम 20 रुपये की है, तो 250 यानी कि 500 ग्राम कितने हो जाएंगे? इसका डबल ही तो हो रहा है 250 का, तो 20 का डबल 40, यानी गाजर कितने की होगी? 40 की। अब मिर्च देखो कितनी खरीदी उसने? 250 ग्राम। और मिर्च का रेट कितना है? कि 100 ग्राम कितने की हैं? 10 की। तो जब 100 ग्राम 10 रुपये की है, ठीक है, तो 10 ग्राम कितने की हो गई? 1 रुपये की हो गई। भाई जीरो से जीरो काट दोगे, तो 100 ग्राम कितने की होगी? 1 रुपये की। आपको कितनी खरीदनी है? 250 ग्राम। तो 25 की मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ, तो 250 ग्राम नहीं हो जाएगा? तो 250 ग्राम कितने की हो गई? 25 रुपये की। तो ये आ गई आपके पास मिर्च। अब क्या बचे? नींबू। तो 6 नींबू खरीदे उसने, और नींबू का रेट कितना दे रखा है उसने? 4, यानी कि 4 नींबू 10 रुपये के हैं। तब देखो यहाँ पर 4 नींबू 10 रुपये के हैं, तो 2 नींबू कितने के होंगे? 2 नींबू 5 के होंगे, नहीं होंगे? 2 से काट दो दोनों तरफ, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो 2 नींबू 5 रुपये के आ गए। टोटल नींबू खरीदे कितने हैं? 6। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो इसका मतलब 6 नींबू जो है वो कितने के आ गए? 15 रुपये, ठीक है। ये उसका टोटल वहाँ पर क्या हुआ? खर्चा हुआ। अब इसको काउंट कर लो, बताओ कितने पैसे खर्च हुए? देखो 25 और 15 40, और 40 80, 80 और 20 100, और 12 मतलब 112.5, यानी कि 112.5 रुपये उसके क्या हुए? टोटल खर्च हुए। और पैसे दिए कितने उसने? 200 रुपये का नोट दिया। तो 200 रुपये का नोट दिया और 112.5 रुपये की उसने क्या खरीद ली? सब्जी खरीदी। तो उसके बाद पैसे कितने बचे? तो ये बचे उसके पास 87.5, 87.5 रुपये उसके पास वहाँ पर बचे इतनी सब्जी खरीदने के बाद। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? 87.5 रुपीज़। गिरा देखो 87.5 रुपीज़ इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि 200 रुपये का नोट दिया उसने और 112.5 रुपये की सब्जी आ गई। तो वापस कितने पैसे देगा? 200 में से माइनस करोगे तो 87.5 रुपये ही तो आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। चलो, तो ये कुछ नहीं करना था, मोल भाव करके बस हिसाब लगाना था कि सब्जी कितने की आपने खरीद लिया वहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन देखो यार, इस क्वेश्चन के लिए मुझे कुछ बताना था आपको। अब ये यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना है आपको, लंबाइयों को घटते क्रम में बताना है। घटते क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा, छोटा, छोटा, फिर छोटा। तो यहाँ पर कोई से भी एक पकड़ लो और इसके हिसाब से आंसर बनाना आप अपना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सब में सेम यूनिट दे रखी है, बस आगे पीछे करके लिख रखा है। तो मैं इसके लिए आपको कुछ पहले बताना चाहूँगा। मैंने क्लास में भी बता रखा है, जो बच्चे पढ़े हुए हैं, कि आपको एक फंडा याद करना है यूनिट कन्वर्जन में हमेशा। देखो बड़ा फनी है, आपको याद रहेगा आराम से। देखो ये मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर। अब इसका मतलब कैसे, इसको याद कैसे लिखो करोगे, पहले इनका देख लो मतलब क्या है। के का मतलब किलोमीटर, एच का मतलब हेक्टामीटर, डी का मतलब डेकामीटर, एम का मतलब मीटर, डी का मतलब डेसीमीटर, सी का मतलब सेंटीमीटर, और एम का मतलब मिलीमीटर। ठीक है, अब याद कैसे करना है, याद इसको कैसे करोगे, देखो इसका मतलब ये है कि कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में। इस तरीके से आपको याद रखना है। कैसे, कि कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। ठीक है, एक और ख़ास बात कि देखो जब भी आपको यहाँ, देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो जैसे मैं लिखता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ। कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में। ठीक, ये इसका मतलब है, ये सब यूनिट है। तो प्रत्येक यूनिट अपने आप में 10 यूनिट लेकर बैठी होती है। मतलब कि अब अगर देखो राइट टू सॉरी लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ठीक, जैसे देखो आपको ये पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ये सबको पता है, वो यहीं से निकल कर आता है। अब देख किलोमीटर है, किलोमीटर से कहाँ पर जाना है, मीटर पर जाना है। तो किलोमीटर में 1 लिखो और जहाँ तक जाना है वहाँ पर 0 लगाते चले जाओ। 0 0 0, मीटर तक ही तो जाना था। तो इसका मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर हुए, 1 1 2 3, यानी कि 1000 मीटर। ठीक, समझे बात को, कुछ भी लिख लो। देखो मैं फेल गलती से मिट हो गया। कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में। अब कोई कहीं से कहीं तक भी चले जाओ। अब सपोज करो हेक्टोमीटर से मुझे यहाँ पर जाना है डेसीमीटर पे, तो यहाँ पर 1 लिखो और 0 लगाते चले जाओ। 1 2 3, तो कितना हो गया, 1000 हो गया। तो 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1000 होते हैं। ठीक है, अब कैसे करके और कैसे करके बताऊँ, कि सपोज यहाँ से मुझे जाना है हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर, तो 1 लिखो, 1 2 3 4, तो यानी कि 10,000। 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है, तो ये तो हुआ क्या तुम्हारा लेफ़्ट टू राइट, ऐसे जाते हैं। अगर आपको राइट टू लेफ़्ट आना हो तो देखो कैसे करेंगे। अगर आपको ऐसे जाना है, राइट टू लेफ़्ट आना है, तो जहाँ से भी जाना है, देखो जैसे सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 1 लिखो और मुझे कहाँ जाना है, मीटर तक ही जाना है सपोज करो। तो जहाँ तक जाना है उसको 0 लगाओ। बस राइट टू लेफ्ट में क्या करना है कि जहाँ तक लास्ट तक जाना है वहाँ पर जाकर पॉइंट लगा देनी है। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुए, 0.01, ये मीटर हुए 0.01। राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो जहाँ से जाना है वहाँ पर 1 लिखो और जहाँ तक लास्ट डेस्टिनेशन तक जाना है, जो भी आपका डेस्टिनेशन है, वहाँ पर पहुँच कर उसके नीचे क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, यूनिट कन्वर्जन होता है। ठीक है, अब चलो अब करते हैं। अब आते हैं जरा क्वेश्चन पर। तो मैं एक कोई सी भी यूनिट पकड़ लेता हूँ, मैं लास्ट वाले पकड़ लेता हूँ। अब सबसे छोटी यूनिट क्या है हमारी, मिलीमीटर। तो जो भी आपका क्वेश्चन दे रखा है इन सब की यूनिट को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो। अब देखो पहला देखो क्या है, ये दे रखा है 80 डेसीमीटर, ये डीएम का मतलब होता है डेसीमीटर, और 8 सेंटीमीटर। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में। तो 80 डेसीमीटर, डेसीमीटर देखो ये होता है, डी 2 बार आ रहे हैं तो जो सी से पहला होता है वो डेसीमीटर होता है, ये ध्यान रखना। तो डेसीमीटर से कहाँ जाना है मुझको, मिलीमीटर पर। तो कितनी जीरो लगानी पड़ेंगी, 2। यानी कि 1 डेसीमीटर में कितना होता है, 100 मिलीमीटर होता है। और यहाँ पर कितना है, 80, यानी कि 80 में 100 की गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8,000। ठीक है, ये तो हो गया 80 डेसीमीटर में कितने
मिलीमीटर हो गए 8000 और प्लस 8 सेंटीमीटर और दे रखा है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे 10, यानी कि एक में जब 10 है तो 8 में कितने हो जाएंगे 80, तो कितना हो गया 8080। ठीक है, तो पहली यूनिट का मतलब हुआ इसका 8080। ठीक है भाई, ये मैंने यहाँ लिख दिया। चलो बाकी को रब कर देता हूँ। ये एक बार समझ रहे ना, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है कन्वर्जन का, कभी नहीं भूलोगे इस तरीके से। तो पहली यूनिट समझ में आई कैसे कन्वर्ट करी हमने। अब अगली यूनिट पर आते हैं। थोड़ा देर जाए एडजस्ट कर लेना यार, वीडियो को पीछे पीछे देख के। चलो ये तो देखो मिलीमीटर में दे रखी है 8500 मिलीमीटर, मिलीमीटर में हमको कन्वर्ट करना है, तो ये तो ऑलरेडी दे रखी है। अगली क्या है 8 मीटर, मीटर है ये, और हमको जाना है मिलीमीटर पर, तो 1 2 3, तो इसका मतलब 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 8 में कितने हो जाएंगे 8000। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 8000 मिलीमीटर। लास्ट वाली यूनिट बची, इसका कलर को चेंज कर लेते हैं। अब ये 800 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर तो दे रखा है, और हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 मिलीमीटर, तो 800 में कितने हो जाएंगे, एक जीरो और बढ़ा दो इसमें, 8000 और प्लस 8, तो कितना हो जाएगा ये 8008 हो जाएगा। ये हमने सबको क्या करा मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमको बताना क्या है इनको बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर 8500, तो 8500 सबसे बड़ा हुआ 8500 मिलीमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है घटते हुए क्रम में बताने कि पहले सबसे बड़ा फिर इससे छोटा, तो उससे छोटा कौन सा है 8080, और 8080 का मतलब है 80 DM और 8 सेंटीमीटर। तीसरे नंबर पर क्या आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा 8008, इसका मतलब 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। तो ये तो आ गया मतलब पहले पर, ठीक है, और ये आ गया दूसरे पर, ये आया तीसरे पर, और 8 मीटर आया सबसे लास्ट में। तो ये आप अरेंजमेंट देख लो कौन सा ऑप्शन नंबर आ रही है। तो यानी कि पहले पर क्या आना चाहिए 8500 मिलीमीटर, ठीक है, और दूसरे पर आना चाहिए 80 DM और 8 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं, ये आपके ऑप्शन आ गए, मिल गया, ये आपका करेक्ट आंसर है। देखो 8500 मिलीमीटर सबसे बड़ा था, उसके बाद 80 DM और 8 सेंटीमीटर वाला, उसके बाद 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, और सबसे छोटा क्या था हमारा 8 मीटर। तो ये हो गया इसका घटता हुआ क्रम। तो ये इसका यूनिट कन्वर्जन था, इसको लिख लेना और एक बार कॉपी पर करके देखना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहे थे इसलिए हमें कोरिलेट करने में थोड़ी दिक्कत हो गई। ठीक है, बट आई होप कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लो सारे क्वेश्चनों को, और उसके हिसाब से देख लो कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, उसके बाद आसानी से आप इसमें क्या कर सकते हो अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिया था इसमें जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आए थे फर्स्ट पेपर में। क्लियर, तो सब क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक और कमेंट कीजिए वीडियो को, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, जब तक के लिए वीडियो आती है जब तक के लिए गुड बाय, और अच्छे से घर पर रहिए, सावधानी बरतिए जो भी बताइए, और अच्छे से पढ़ाई अपनी करते रहिए। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय।